गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में चल रहा था व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो प्रीवियस क्लास में हमने जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था वो हमारे थे व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। एक तो डेमोक्रेसी को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है, इसकी डेफिनेशन या डिफाइन क्यों की जाती है। सेकंड जो हमारा टॉपिक था ए सिंपल डेफिनेशन, इसकी जो सिंपल डेफिनेशन दी गई थी वो भी हमने देखी थी। सिंपल डेफिनेशन क्या थी? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है इन विच जिसमें द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें पीपल के द्वारा रूलर इलेक्टेड किए जाते हैं। ये एक इसकी सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद में हमने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था वो टॉपिक हमारा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है, वो हमने हमारा चल रहा था। जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो था, इसकी जो फर्स्ट फीचर थी, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। ये हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। और इसके बाद में जो डेमोक्रेसी की जो सेकंड फीचर्स थी वो थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। यानी जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव डेमोक्रेसी की एक विशेषता है। उसके बाद में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में जो थर्ड फीचर हमने देखी थी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यानी वन पर्सन, एक व्यक्ति, वन वोट, उसका एक वोट होता है, एक वोट होना चाहिए, एंड वन वैल्यू, और उसकी समान वैल्यू होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, रूल ऑफ लॉ। लॉ का रूल यानी कानून का राज, एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, और जो राइट्स है उनका आदर, अधिकारों का आदर करना, और रूल ऑफ लॉ, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड समरी डेफिनेशन, और जो डेफिनेशन हमने डेमोक्रेसी की दी है उसका क्या सारांश है, क्या समरी है, वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये हमारा टॉपिक है। लॉ का रूल और राइट्स का रेस्पेक्ट। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जैसा कि 1980 में जो वाइट माइनॉरिटी थी उनसे जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी। जो माइनॉरिटी थी, वाइट माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनके शासन से जिम्बाब्वे को 1980 में इंडिपेंडेंस मिली थी। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ। जानू पीएफ एक पार्टी है, तो उसके बाद कंट्री के ऊपर जानू पीएफ का शासन है। जो जिम्बाब्वे में जो पार्टी है जानू पीएफ। तो उसके बाद में यानी वाइट माइनॉरिटी का रूल जब खत्म हुआ 1980 में, तो उसके बाद में वहां पर जानू पीएफ का जो है शासन रहा। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने देश के फ्रीडम स्ट्रगल का लेड किया था, अगुवाई की थी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। तो इसका जो लीडर था
रॉबर्ट मुगाबे था, रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तो रॉबर्ट मुगाबे ने आज़ादी के बाद से ही जो है वहाँ पर शासन किया था। रूल्ड द कंट्री, कंट्री के ऊपर रूल किया था। किसने किया था? रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे कौन थे? इट्स लीडर। किसके लीडर थे? जानू पीएफ जो पार्टी है उसके ये लीडर थे, और इन्होंने देश के ऊपर इंडिपेंडेंस के बाद में इन्होंने शासन किया। Elections were held regularly and always won by जानू पीएफ। तो इलेक्शंस जो है नियमित रूप से होते थे, और इसके अलावा इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानू पीएफ। और जो जानू पीएफ पार्टी थी वो हमेशा वॉन होती थी, यानी इसी को विजय प्राप्त होती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर। प्रेसिडेंट जो थे मुगाबे वो पॉपुलर थे, बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। हालांकि प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वो पॉपुलर थे, लेकिन वो इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिस यूज करते थे, यानी इलीगल तरीके से वो ऐसे तरीके अपनाते थे जिससे इलेक्शंस में उनकी विजय होती थी। Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president. तो आज़ादी के बाद उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस में कई बार बदलाव करके प्रेसिडेंट्स के जो राइट्स है उनमें वृद्धि की थी, एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। और इसके अलावा उसकी जवाबदारी को कम किया। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। और जो ओपोजिशन पार्टी थी, ओपोजिशन पार्टी से कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, और उनकी जो मीटिंग्स होती थी उनको भी डिसरप्टेड किया जाता था, वो उसमें गड़बड़ी करवाई जाती थी। Public protest and demonstrations against the government were declared illegal. सरकार विरोधी प्रदर्शनों और मूवमेंट्स को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। There was a law that limited the right to criticize the president, और एक ऐसा कानून भी बनाया गया था जिसमें प्रेसिडेंट की आलोचना को सीमित कर दिया गया था। लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की क्रिटिसाइज करने का राइट जो है एक लॉ बना के उसको लिमिटेड कर दिया गया था। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो टेलीविज़न, रेडियो, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, एंड गैव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही जो है ब्रॉडकास्टिंग किए जाते थे, प्रसारित किए जाते थे। बट द गवर्नमेंट हरास्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर थे वो इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाले जो जर्नलिस्ट थे उनको परेशान किया जाता था। हरास्ड दो जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो न्यूज़ पब्लिश करते थे उन जर्नलिस्ट को जो है परेशान किया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड some court judgment that went against it। और सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। गवर्नमेंट ने इग्नोर किया some court judgment, जो कोर्ट के जजमेंट थे उनको उन्होंने गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, that went against it, and pressurized judges। और उसने जजों पर दबाव भी डाला। गवर्नमेंट ने कोर्ट के जो जज थे उनके ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशराइज किया। He was forced out
of office in 2017. The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in democracy. तो जिम्बाब्वे का उदाहरण हमें क्या बताता है, शोज करता है, क्या शो करता है कि शासकों के लिए जो जनादेश है उस जनादेश को पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी है। क्या जरूरी है? जनादेश, पॉपुलर अप्रूवल। पॉपुलर अप्रूवल जो है रूलर्स के लिए जरूरी है इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर, बट इट इज़ नॉट सुफिशिएंट, लेकिन ये सुफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर लीडर्स है वो भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। और इसके अलावा लोकप्रिय नेता भी अलोकतंत्रीय हो सकते हैं, उनका आचरण ऑटोक्रेटिक हो सकता है। इफ वी विश टू एसेस ए डेमोक्रेसी, अगर हम लोकतंत्र को जो है एक्सेस करना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। तो चुनावों पर जो है हमको नज़र डालना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, इलेक्शंस को लुक करना इम्पोर्टेंट है। अगर हमको डेमोक्रेसी तक नज़र डालनी है, एक्सेस करनी है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है टू लुक द इलेक्शंस। तो हमको इलेक्शंस पर नज़र डालना चाहिए, इलेक्शंस को देखना चाहिए, बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले की क्या कंडीशन है, चुनाव के बाद की क्या कंडीशन है, इसके ऊपर हमको नज़र डालना चाहिए। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो है गुंजाइश रहनी चाहिए। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम, रूम होना चाहिए, सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी है इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। जो इलेक्शंस के पहले क्या होना चाहिए, चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी जो समूह है उनके कामकाज समेत सभी तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर नज़र होनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स के कुछ जो बेसिक राइट्स है उनका आदर करें, रेस्पेक्ट करें। द रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट, तो स्टेट को रेस्पेक्ट करना चाहिए सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इसके लिए जो सिटीजन्स को जो राइट्स दिए गए हैं उनका स्टेट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. तो उनको सोचने की, उनको राय बनाने की, they should be free to think, सोचने की, to have opinions, opinions बनाने की, to express their in public, इसके अलावा सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, और इसके अलावा टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन का फॉर्म करने की, टू प्रोटेस्ट, विरोध करने की, एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, और इसके अलावा अन्य राजनीतिक गतिविधियों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसको होनी चाहिए? सिटीजन्स को। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, लॉ की आई में सभी जो है वो समान है। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट judiciary whose order are obeyed by everyone. तो these rights must be protected by an independent, इस प्रकार जो है जो राइट्स है उनके आदेशों का पालन सब लोग करते हो, ऐसा होना चाहिए। We shall read more about these rights in chapter 5। जो सिटीजन्स को जो राइट्स दिए गए हैं उनके बारे में हम
और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे चैप्टर 5 में। वी शैल सिमिलरली, इसी प्रकार से देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ए गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। तो इसी प्रकार से दूसरी जो कंडीशन है जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के जो तौर तरीके हैं उसके ऊपर लागू होती है। अप्लाई टू द वे ए गवर्नमेंट टू रन आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शंस के बाद में जो गवर्नमेंट बनती है वो किस प्रकार अपना कामकाज करती है, ये जो है सेकंड शर्त है जो चुनाव के बाद में लागू होती है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वाट एवर इट लाइक्स। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है, सिंपली बिकॉज इट हैज वॉन एन इलेक्शंस, कि उसने इलेक्शंस को जीता है। वो केवल इस आधार पर जो है वाट एवर इट लाइक्स, जो वो चाहती है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, सिंपली बिकॉज इट हैज वॉन एन इलेक्शंस, क्योंकि उसने इलेक्शंस जीता है। इसके आधार पर जो चाहे वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. उसे भी कुछ जो बुनियादी जो तौर तरीके हैं वे हैं, खास तौर से जो माइनॉरिटी वाले समूह है उनको जो गारंटीज दी गई है उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। every major decision has to go through a series of consultations, और हर प्रमुख फैसला जो है वो विचार विमर्श के बाद में ही लिया जाना चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। तो जो भी मेजर डिसीजंस लिया जाए वो कंसल्टेशंस के बाद में लिया जाए। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। एवरी ऑफिसर बैरियर्स हैज सर्टेन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द लॉ। हर जो ऑफिसर है, हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े हुए अधिकार और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा दी जाती है। एवरी ऑफिसर्स, जो भी ऑफिसर्स है, ऑफिसेज है, सर्टेन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा उनको राइट्स दिए गए हैं। राइट्स के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनको दी गई है, इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा एंड लॉ के द्वारा। तो लॉ के द्वारा जो है अधिकार भी दिए गए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्रत्येक ऑफिसर्स को दी गई है। Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही तय करते हैं। We shall read more about this in chapter 4. इसके बारे में चैप्टर 4 में हम और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। Both these aspects give us the fourth and final features of democracy. तो इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। चौथी जो विशेषता है, चौथी जो इसकी फीचर्स है वो क्या है? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा जो लिमिट्स है उनके भीतर रहकर काम करती है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा जो लिमिट दी गई है उसके अंदर रहकर काम करती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है समरी डेफिनेशन, परिभाषाओं का क्या समरी निकली है उसकी समरी हम निकालते हैं, उसका सारांश हम निकालते हैं। डेफिनेशन का समरी सारांश। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। तो अब तक जो भी हमारा डिस्कशन हुआ उसको सम अप करें, हम उसको समेटे। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है जिसका हमने पहले भी जो है इसको जिक्र किया था, बताया था कि डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये आपको लर्न कर लेनी चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है
वो गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसमें पीपल के द्वारा रूलर्स को इलेक्टेड किया जाता है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट। तो हमने ये पाया कि ये जो डेफिनेशन है एडिक्वेट नहीं है अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज्ड इन इट। तो हमने ये पाया कि जब तक हम इसके प्रमुख शब्दों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर लें तब तक ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। We found that this definition was not adequate. ये definition जो है adequate नहीं है। कब तक? Unless we explain some of the key words used in it. जिन वर्ड्स का इन डेफिनेशन में यूज किया गया है उन वर्ड्स का जब तक हम एक्सप्लेन नहीं कर दे तब तक ये डेफिनेशन क्या है? एडिक्वेट नहीं है, अधूरी है। थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स वी वर्कड आउट 4 फीचर्स। अनेक उदाहरणों के द्वारा हमने शासन के एक तरीके के रूप में डेमोक्रेसी की जो फीचर्स है उनको हमने अंडरलाइन किया था। Through a series of examples, we worked out 4 features of democracy as a form of government. तो डेमोक्रेसी की जो फीचर्स है उसको हमने देखा था एग्जाम्पल्स के द्वारा। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, और इस प्रकार जो डेमोक्रेसी है वो क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। तो एक तो ये इसकी फीचर्स है कि पीपल के द्वारा जो रूलर सिलेक्टेड किए जाते हैं वो मेजर डिसीजंस लेते हैं। ये फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी की। लोगों द्वारा चुने गए जो शासक है, रूलर्स है, वो सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। इसके अलावा डेमोक्रेसी में एक दूसरी विशेषता भी है, दूसरी एक फीचर्स है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध करवाता है। यानी वो चाहे तो जो करेंट रूलर्स है उनको चेंज कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। तो डेमोक्रेसी की जो दूसरी फीचर्स है इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस। तो इलेक्शंस है वो लोगों को चॉइस ऑफर करते हैं एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। जो करेंट रूलर्स है उनको पीपल जो है पीपल को अपॉर्चुनिटी मिलती है, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है टू चेंज करने की। ये हो गई आपके सेकंड फीचर। थर्ड जो फीचर है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये जो अवसर मिलते हैं, ये जो विकल्प मिलते हैं सभी लोगों को समान रूप से अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, चॉइस मिलती है। तो ये जो चॉइस है, अपॉर्चुनिटीज है अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस के आधार पर सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी चॉइस जो है अवेलेबल होती है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो इस डेमोक्रेसी की फीचर्स है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरों को मानते हुए काम करती है। तो जो द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस के जो बेसिक रूल्स है उनको मानते हुए ये गवर्नमेंट जो है काम करती है। Read these 5 examples of working or renewal of democracy. Match each of these with the relevant features of democracy discussed above. तो लोकतंत्र के कामकाज और या उसकी अनुपस्थिति के इन जो 5 एग्जाम्पल्स है उनको आपको पढ़ना है और इनको मैच करना है। लोकतंत्र की उन जो फीचर्स है, जो प्रासंगिक जो फीचर्स है उनसे उनको मैच करना है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, फीचर्स दी गई है, तो एग्जाम्पल को फीचर्स से मैच करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर he will be guided by the advice given to him by elected representatives. भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह के ऊपर काम करेंगे।
और सेकंड है मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन अ राइट टू वोट इन श्रीलंका। और दूसरा है भारत से गए हुए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। द किंग imposed a ban on political gathering, demonstrations and rallies। नेपाल नरेश ने राजनीतिक प्रदर्शनों रैलियों के ऊपर रोक लगा दी है। The Indian Supreme Court held that the dissolution of Bihar Assembly was unconstitutional। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को जो है क्या बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात के ऊपर सहमत हुई है कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार जो है नहीं रहे। इधर ये फीचर्स बता रही है, रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी हमने पढ़ा। सेकंड जो इसका पार्ट है वाई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसमें हम डिस्कस करेंगे। वाई डेमोक्रेसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।